आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताओगे आप सब कैसे हैं? सारे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं? कमेंट सेक्शन चला दो। ठीक है, तो आज का चैप्टर भी कल हम पढ़ रहे थे। मैंने बताया था गांधी युग से पहले का समय। गांधी युग आएगा जब गांधी जी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कल से हम उस क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था शहीद भगत सिंह जी के बारे में, और शहीद भगत सिंह अपने आप में एक अध्याय है। तो बहुत, अगर आप देखें परीक्षा की दृष्टि से, तो इतिहासकारों को तो आपको पता ही है, आप लोगों को जवाब ज्यादा देने मुगलों के क्रांतिकारियों से भी ज्यादा आप लोगों को उनको ज्यादा पढ़ना है। इनको तो परीक्षाओं से भी गायब कर दिया गया है ना। चलो, शहीद भगत सिंह नोट करते रहेंगे। जन्म स्थान बंगा गांव, गांव का नाम है बंगा, जिला लायलपुर, कहां? पंजाब में, लायलपुर पंजाब, यहां होता है इनका जन्म। कब हुआ जन्म? 28 सितंबर 1907 को हुआ। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, और बचपन से ही कहते हैं कि बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और क्रांतिकारी स्वभाव के चलते ही, जैसे आप स्कूल देखते होंगे, डीएवी स्कूल होते हैं आप लोगों के, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जितने हैं, डीएवी स्कूल यानी अंग्रेजी शिक्षा में इनका एडमिशन इस वजह से इनके माता पिता ने सिर्फ नहीं कराया क्योंकि वो जानते थे कि हमारा बच्चा एक क्रांतिकारी भावनाओं में पैदा हुआ और क्रांतिकारी भावनाओं से जुड़ा हुआ बच्चा है। तो क्रांतिकारी भावनाएं भगत सिंह के अंदर कहां से आई थी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इनके जो चाचा थे अजीत सिंह, चाचा अजीत सिंह, उन्होंने चलाया था आंदोलन। कहां आंदोलन? याद रख लेना आंदोलन का नाम। पंजाब में एक आंदोलन चला था, पंजाब में एक आंदोलन चला था 1905 में, 1905 से 6 तक। 1905 से 6 तक किसने चलाया था? अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है? ये भगत सिंह के चाचा थे, और इन्होंने चलाया था एक आंदोलन, पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभाल ओ जट्टा। तो भगत सिंह कितने के होंगे भैया? भगत सिंह से पहले ही आंदोलन चल चुका है। तो कहने का मतलब है कि इनका परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था। उसी क्रांतिकारी परिवार में जन्मे भगत सिंह। ठीक है, तो छोटे से बच्चे, मैंने बोला जैसे इनके पिता थे किशन सिंह, किशन सिंह अपने जो मित्र थे नरेश मेहता के साथ टहल रहे थे, और एक छोटा सा बच्चा भगत सिंह, वो जो टहनियां होती है ना छोटी छोटी, उन टहनियों को जमीन में रोप रहा था, मतलब गाड़ रहा था। तो जो आपके इनके पिताजी के मित्र थे, उन्होंने प्रश्न किया था, भगत सिंह ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा था, छोटे से भगत सिंह ने, बालक भगत सिंह ने कहा था कि जी भविष्य में क्रांति होने वाली है और आजादी के लिए मैं बंदूकें बो रहा हूं। तो समझ रहे, एक छोटे से बच्चे की ऐसी भावनाएं, तो वो बड़े विचलित होते थे कि यार ये ऐसा बच्चा, इतना मतलब विचित्र बच्चा, इतने छोटे से बच्चे के अंदर ऐसी भावनाएं कैसे ही आ सकती हैं। तो जन्म कहां हुआ था? महत्वपूर्ण बात है, बंगा लायलपुर पंजाब में जन्म हुआ। 28 सितंबर 1907 को जन्म होता है। एक घटना लिखेंगे, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बोलते हैं वैसे तो, और बोलते टाइम उच्चारण में हम लोग बोल देते हैं जलियांवाला। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको क्यों लिख रहे हैं हम यहां बीच में? क्योंकि ये वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जिसने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया था। एक छोटा सा बच्चा भगत सिंह, जिसके अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की एक आग उमड़ गई थी। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। डेट बहुत पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 दिन बैसाखी का था। बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन हुआ था। तो आप देख सकते हैं भगत सिंह इस समय थे 12 वर्ष के। और ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे? कारण क्या थे? एक आया था रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, काला कानून। तो रॉलेट एक्ट, काला कानून आया था आपका 1919 में, जिसकी प्रमुख बात क्या थी कि जो भी लोग सम्राट के या राज्य शासन के
यानी कि इन अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करते हैं उनको बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी अपील के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो बिना अपील इसको कहा गया, बिना अपील। काला कानून हो गया ना, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील, और वकील भी मुहैया नहीं होगा, बिना वकील। इसीलिए इसको हम बोलते हैं काला कानून। काला कानून, रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, 1919 में। इसका विरोध भारत में होना शुरू हुआ और विरोध को पंजाब में दो प्रमुख नेता लीड कर रहे थे। पंजाब में इस विरोध को कर रहे थे, तो नोट करके लिखना, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे कौन कौन विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल। कौन कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 2020 पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो भीड़ जमा थी वहां पर, वो भीड़ किसके लिए जमा थी? तो क्या करेंगे? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको गिरफ्तार कर लिया तो भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ आक्रोशित हो गई तो भीड़ ने क्या किया? एक तिथि रख ली विरोध के लिए। क्या? बैसाखी का दिन था और वो जगह चुन ली लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन के लिए। कौन सी? जलियांवाला बाग, अमृतसर। जलियांवाला बाग में लोग पहुंचने लगे, इकट्ठा होने लगे, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए, ठीक है। और आंकड़े बताते हैं करीब 20,000 लोग उस दिन वहां पहुंचे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि भाई आपने जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया है ये गलत है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। किसके विरोध में? तो इन्होंने विरोध किया था, याद रख लेना, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ जलियांवाला पहुंची। जलियांवाला पहुंची। अंग्रेजों को खबर लग गई, अंग्रेजों को खबर लग गई कि भाई भीड़ इकट्ठी हो रही है और इस भीड़ का दमन होना जरूरी है। नहीं तो ये, जब अंग्रेजों को पता चला कि 20,000 लोग, 20,000, तो बड़ी परेशानी हुई। बोले कि ये भीड़ किसी भी प्रकार का रूप ले सकती है, इसका दमन होना जरूरी है। तो इसके दमन में दो व्यक्तियों का नाम आता है। दो व्यक्ति हैं, मिले जुले नाम है, तो जो मिथ है आपके दिमाग का उसको क्लियर करना। दो व्यक्ति हैं, एक तो है माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। डायर हम इसको लिख देते हैं, दरअसल में इसका जो सही नाम है वो है डायर। और एक है आपका जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है। कौन है दो व्यक्ति उस समय पर? ये तो था जनरल डायर, तो था वहां ब्रिगेडियर जनरल, यानी ये सेना के पदों पर था। ब्रिगेडियर जनरल यानी कि ये सेना में एक पद था। और माइकल ओ डायर कौन था? ये था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे आज देखते हैं ना आप राज्यपाल, राज्यपाल आप देखते हैं, राज्यपाल को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में एलजी होते हैं। तो माइकल ओ डायर था लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सबसे पहले आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि इस भीड़ को रोकने के जो आदेश दिए, किसको रोकने के? भीड़ को रोकने के आदेश। ये भाई जो भीड़ जमा है इसको रोको, भीड़ को
रोकने के आदेश, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख है वही देगा। भीड़ को रोकने के आदेश दिए माइकल ओ डायर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और जो उस समय जमीनी कार्यवाही करी तो वहां जलियांवाला बाग, इसके आदेश पर कौन पहुंच गया? जनरल डायर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? जनरल डायर पहुंच गया। और जनरल डायर वो है जिसने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए। निहत्ती जनता जो सिर्फ मांग कर रही थी कि सैफुद्दीन किचलू को आप लोगों ने, डॉक्टर सत्यपाल को आप लोगों ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, यह संवैधानिक रूप नहीं है, गोली चलाने के आदेश। सरकारी आंकड़ों में 350 के लगभग लोग बताए गए कि जो आपका बाद में हंटर कमेटी गठित हुई थी इसके लिए, उसने बताया था 350 करीब लोग मरे, 360 के करीब। लेकिन मरने वालों की संख्या वास्तव में हजारों थी। वहां कुएं थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों में से गोलियां चलती रही, है ना। सैनिक लगातार भीड़ पर गोली चलाते रहे, लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां जलियांवाला बाग में जो कुएं थे उस पर दर बदर एक के ऊपर एक व्यक्ति कूदता रहा। पूरी धरती जलियांवाला बाग की इन लोगों ने लाल कर दी। आज भी गोलियों के निशान है वहां, आप जाकर के देखोगे दीवारों में। तो इस समय भगत सिंह एक बच्चा है। भगत सिंह क्या है? इस समय 12 वर्ष उम्र है। और ये इतना बड़ा कांड देश में हो गया, किस चीज के लिए? अंग्रेजों की सिर्फ और सिर्फ क्या है ये? इसको आप बोलेंगे एक जबरदस्ती का शासन। और इसी जबरदस्ती के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे कौन? भगत सिंह। तो याद रख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जो इसकी जांच हुई थी, इसकी जांच के लिए बना था हंटर आयोग। क्या बना था? हंटर आयोग। जलियांवाला बाग लिख लेंगे, जलियांवाला बाग की जांच के लिए क्या बना था? हंटर आयोग। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य आपसे पूछे तो 8 सदस्य। 8 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। और इन 8 सदस्यों में से आप बांट सकते हैं इनको 5 अंग्रेज और 3 भारतीय में, प्लस 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज हैं और 3 भारतीय हैं। कोई दिक्कत? इतनी बातें नोट कर लेंगे पहले। हंटर आयोग का गठन किया गया जिसमें 5 अंग्रेज आपके और 3 कौन थे? 3 थे भारतीय। कोई दिक्कत इस बात में? 3 भारतीय। और 3 भारतीयों के नाम बड़े प्रमुख हैं। ये 3 भारतीय लिखना कौन कौन है? एक तो चिम्मनलाल सीतलवाड़, लिखो भैया। 3 भारतीय कौन है? एक तो थे चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़, ठीक है। एक थे साहबजादा सुल्तान, साहबजादा सुल्तान। और तीसरे व्यक्ति थे जगत नारायण। तो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जटिल प्रश्न बनता है यहां से। हंटर जो आयोग बना, जो हंटर कमीशन बना, उसमें कितने सदस्य थे? टोटल 8। अंग्रेजों के नाम याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 5 अंग्रेज थे, अध्यक्ष इसके हंटर थे, तो इसीलिए नाम रखा गया हंटर आयोग। 3 व्यक्तियों को याद करो कौन कौन है एक बार। चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, और तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति है जगत नारायण। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई परेशानी? और ये जो ब्रिगेडियर जनरल है, इसको पता कौन मारता है? अब से नेट 20 साल बाद लंदन जाकर के इसकी बेटी के साथ एडमिशन लिया, उसका सहपाठी बना, जनरल डायर की बेटी का। ब्रिटेन गया, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे जनरल डायर को वही किताब में पिस्तौल ले जाकर के गोली मारी थी किसने? उधम सिंह ने। तो याद रख लेना इस बात को भी, जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? 1940 में उधम सिंह ने। उधम सिंह, बहुत बढ़िया। भारतीय कौन था जी जिसने इसकी खबर दी अंग्रेजों के साथ था? उसका नाम था भैया हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। वो बिल्कुल प्रमुख इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहां आएंगे वापस। यहां तक की बात में किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत? अब आता है वापस अध्याय।
तो भगत सिंह 12 वर्ष का एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में घटना सुनी क्या कि जलियांवाला बाग हो गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है। उस बच्चे ने स्कूल जाते जाते ने अपने कदम जलियांवाला बाग की जमीन की तरफ मोड़ लिए और वहां पहुंच गया। छोटा सा भगत सिंह उसी जलियांवाला बाग से सीसीओ में उस मिट्टी को भर करके लेके आया था। किसकी मिट्टी थी? शहीदों की मिट्टी थी। आप मतलब समझ पा रहे होगे, 12 वर्ष के बच्चे कुछ भी नहीं पता, उसे खाने पहनने का भी नहीं पता होता। तो 12 वर्ष का बच्चा एक देश के लिए भावना रख रहा है। तो यहां इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, देखना ध्यान से। बाकी सारी बातें मैं आपको बता दूंगा इनके बारे में। प्रश्न आने वाली बातें लिख लें पहले। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। नौजवान सभा का गठन किया था। तो नौजवान सभा को किसने बनाया था? और उस टाइम बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब नहीं चलता था। जमीनी रूप से लोग जुड़े थे और उस समय 5 लाख सक्रिय सदस्य थे, 5 लाख एक्टिव मेंबर। समझ सकते हो ताकत, पॉपुलैरिटी, कितनी पॉपुलैरिटी भगत सिंह की उस समय पर रही होगी जब टेक्नोलॉजी और दूरसंचार का कोई भी उपयोग नहीं था। नौजवान सभा का गठन किया और यही नौजवान सभा, कल मैंने आपको बताया था, नौजवान सभा 1928 में मैं कल आपको बता रहा था कि 1924 में एक संगठन बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान क्या बताया था मैंने? हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ, जिसकी स्थापना कानपुर में 1924 में किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी। उन लोगों की अपनी क्रांतिकारी घटनाएं थी। मैंने बोला चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड के बाद फरार हो गए थे, उनको अंग्रेजी शासन ने भगोड़ा घोषित कर दिया था क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था? अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को। ठीक है, तो नौजवान सभा 1928 में HSRA, वही HSRA जो आपका फिरोजा शाह कोटला में HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। 1928 में HSRA में विलय हो गया था, विलय कर लिया गया। कोई दिक्कत? किसमें विलय हो गया? HSRA में विलय हो गया। कोई दिक्कत? भगत सिंह बड़े हो रहे थे और क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ते रहे और यही वो घटना आएगी जब भगत सिंह की शादी की बात हुई। भगत सिंह की शादी की बात हुई तो उनके पड़ोस के तेना सिंह उनके लिए रिश्ता लेकर आए अपनी बहन का। बड़े प्रसन्न हुए, है ना। भगत सिंह बढ़िया कदकाठी, एकदम सुंदर चेहरा, और बहुत प्रभावित हुए उनसे। भगत सिंह खुश थे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने अतिथियों को यह नहीं दर्शाया कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। और भगत सिंह ही थे जिन्होंने कहा था कि आजादी ही मेरी दुल्हन है। क्या कहा था? आजादी ही मेरी दुल्हन है। तो मना नहीं किया, सब चीज चले गए। उन लोगों को छोड़कर भी आए भगत सिंह, बड़े खुश तरीके से छोड़ करके आए। लेकिन अपने पिताजी से क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि लड़की जो है अनपढ़ है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा इसी तरह से मैं अपनी शादी को टाल सकता हूं। तो उन्होंने बोला लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उनके परिवार वाले नहीं माने उनकी इस दलील को कि भाई इस चीज के लिए तुम शादी नहीं कर रहे हो। और उस समय तो ये आम बात थी, लड़कियों को बहुत कम उस समय पढ़ाया जाता था। तो कहने की बात है कि भगत सिंह के सामने जब ऐसी कोई स्थिति नहीं बची कि वो शादी से कैसे बचे, तब उन्होंने अपने पत्र लिखा अपने पिता के नाम पर। और क्या बोले उन्होंने कहा था कि मेरा जो ये जीवन है ये मैं अपने देश के नाम कर चुका हूं, मैं इसे किसी स्त्री के नाम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि मैं कैसे अपने चाचा अजीत सिंह के इस बलिदान को भूल जाऊं। इनके चाचा अजीत सिंह जो थे ना, ये अजीत सिंह, इनका बलिदान क्या था कि अंग्रेजों ने इन पर इतनी रोक लगा दी थी जब इन्होंने इस आंदोलन को चलाया, पगड़ी संभाल और जट्टा को, कि इनको देश से जाना पड़ गया था। तो वो विदेश चले गए थे। इनके ही चाचा थे स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह जो जेल में बंद थे और अंग्रेजी यातनाओं की वजह से उनको अंदर क्या कर दिया गया? मार डाला गया। तो उन्होंने बोला मैं अपने चाचा स्वर्ण सिंह को, चाचा अजीत सिंह को, अपनी चाचियों के आंसुओं को नहीं भूल सकता। मैं जलियांवाला बाग के उन आंसुओं को नहीं भूल सकता। मैं जलियांवाला बाग की उस मिट्टी को नहीं भूल सकता जिसे मैं अपनी सीसी में भरकर लेकर आया।
और अपने पिताजी से कह करके वो पत्र दे करके चले गए। पत्र दे करके सीधे कहां गए थे? बंगाल गए थे। कहां गए थे? बंगाल। और बंगाल में जाकर के, यहां नोट कर लेना थोड़ा सा, कहां गए थे? अब समझ गए होगे। पिता को चिट्ठी लिखी, कहां गए थे ये? बंगाल गए। बंगाल गए और बंगाल में ही ये मिले थे किससे? गणेश शंकर विद्यार्थी से। बंगाल गए, बंगाल जाकर के यहां लिखना, एक चलती थी प्रताप मैगजीन, प्रताप पत्रिका, और जो ये प्रताप पत्रिका थी इसके जो संपादक थे, जो एडिटर थे, प्रताप मैगजीन के जो संपादक थे वो थे योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी। और इसी का कामकाज देखते थे, प्रताप पत्रिका का कामकाज देखते थे कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, भेष बदल लिया, यहां जाकर के कार्यों में संलग्न हो गए। भगत सिंह ने अपना नाम भी बदल लिया था, बलवंत सिंह नाम रख लिया अपना। क्या नाम रख लिया था भगत सिंह ने अपना बदल करके? बलवंत सिंह। यही फिर मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त से। बटुकेश्वर दत्त भी लोगों के साथ संलग्न थे, योगेश चंद्र चटर्जी के अधीन कार्य करते थे, मतलब साथ कार्य करते थे। बटुकेश्वर दत्त नाम सुना है ना? से बांग्ला भाषा सीखी, बांग्ला भाषा सीखी। कोई दिक्कत? बटुकेश्वर दत्त से बांग्ला भाषा सीखी। 1928 में एचएसआरए में विलय कर लिया गया। अब क्या था कि ये लोग जो क्रांतिकारी थे, जो योगेश चंद्र चटर्जी यानी प्रताप पत्रिका कैसे काम करती थी? ये लोग गुप्त तरीके से काम करते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये जो हिंदुस्तान है ना, ये अभी जो लोग जो आजादी के लिए गर्म तरीके से लड़ रहे हैं, उन लोगों को आतंकवादी की दृष्टि से देखा जाता था। उन लोगों को समझाया जाता था ये लोग तो गुंडे हैं, मवाली हैं, आतंकवादी हैं। तो बड़े छुप करके काम करते थे क्रांतिकारी। बड़े दुर्भाग्य की बात थी देश की। और जहां कहीं भी जाते बेचारे अपने भेष बदलते कि अंग्रेजी शासन की पकड़ में ना आ जाए। ऐसे ही भगत सिंह भी अपना भेष बदल करके, कहते हैं भेष बदलने में बड़े माहिर थे। एक बार तो जब इनको एक रेलवे स्टेशन पर जब ये चर्चित होने लगे थे कि भी भगत सिंह भी एक क्रांतिकारी हैं, तो एक रेलवे स्टेशन पर उनको एक जो मतलब ना टीसी, जैसे टीटी होता है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, टीसी टिकट कलेक्टर, तो उस टीसी ने क्या कर लिया? इनको रोक लिया। अब इन्होंने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी और निर्भीक होकर जवाब देते थे। ऐसे इन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने पकड़ा, तो उसने पूछा कि आपका क्या नाम? नाम बता दिया कुछ भी। बोला आई कार्ड कहाँ है? बोला आई कार्ड नहीं है। बोले वो ट्रेन टिकट कहाँ है? बोले पास है। पास जो है, पास कहाँ है? बोले पास वहां गया हुआ है, ऑफिस में मेरा मित्र लेके गया है, उस पर उसकी डेट बढ़वाने के लिए। तो वो चल दिया उधर, तो मैं पास कोई देख के आऊंगा पहले। इतनी देर में भगत सिंह चलते चलते गायब, और टॉयलेट में गए और कपड़े बदले, साधु बन गए। इतनी देर में पुलिस से क्या बन गए? साधु। तो कहते भेष बदलने में बड़े माहिर थे। और भेष बदलकर जब ये कभी जाते थे ना कहीं, और इनके साथ इनको मान के चलो कहीं इनको व्यक्ति कोई बन के जाना है कहीं, तो इनके साथ इनकी पत्नी बन करके कौन जाती थी? दुर्गा भाभी। जो कल मैं बता रहा था ना आपको, दुर्गा भाभी, वही दुर्गा भाभी जिसने कहा था कि सैंडर्स को गोली मैं मारूंगी। दुर्गा भाभी कौन है? यहां समझ लेना साइड में। क्या बोला मैंने? दुर्गा भाभी। और बड़ी जबरदस्त क्रांतिकारी रही हैं दुर्गा भाभी। ये भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। भगवती चरण वोहरा की पत्नी।
ठीक है, भगवती चरण वोहरा की पत्नी। ठीक है, अब ये भगवती चरण वोहरा कौन है? ये HSRA था ना आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके एक्टिव मेंबर थे। अब एक्टिव मेंबर थे तो इनका योगदान क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद ने इनसे कहा था कि जो ये युवा है ना, ये लाठी की लड़ाई नहीं बची है, ये पत्र मांग याचना की लड़ाई नहीं बची है, बच्चों को बम बनाने सिखाओ। तो चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर इन्होंने ही बुक लिखी थी, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसके कहने पर लिखी थी? चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। मौत कैसे हो गई थी? जब भगत सिंह कैद में थे और भगत सिंह को अंग्रेजों ने मतलब बहुत प्रताड़ित किया था जेल में, तो चंद्रशेखर आजाद मतलब बाहर अपनी मुठ्ठियां भींचते रहते थे, कहते थे यार मैं जेल की दीवारें तोड़ करके भगत सिंह को लाना चाहता हूं। योजना बनाई थी उन्होंने, योजना बनाई थी कि हम बम धमाका करेंगे उस कॉन्वॉय पर जो भगत सिंह को जेल से अदालत में लेकर के जाता है कार्रवाई पर, और उसी बम की टेस्टिंग में जब एक बम का ये परीक्षण कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तो बम हाथ में फट गया था किसके? भगवती चरण वोहरा के। इस तरह भगवती चरण वोहरा की मौत हो गई थी। कोई दिक्कत? तो ये दुर्गा भाभी थी, ये कई बार भगत सिंह के साथ, जब भगत सिंह ने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा की तो उनकी पत्नी बन करके गई। चलो भाई, भगत सिंह भेष बदल करके आते थे, साथ में दुर्गा भाभी भी। कोई दिक्कत? वेरी गुड। दूसरा काम क्या था दुर्गा भाभी का? ये जो पिस्तौल है ना, पिस्तौल, क्रांतिकारियों के लिए जो पिस्तौल प्रोवाइड कराने का काम था, पूरे देश में या राज्य में कहीं भी पिस्तौल पहुंचानी थी तो जो क्रांतिकारी थे उन पर तो अंग्रेजों की नजर थी, महिला पर कोई शक नहीं करता, तो ये पिस्तौल पहुंचाती थी क्रांतिकारियों को। चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी, वो पिस्तौल भी चंद्रशेखर आजाद के पास कितने पहुंचाई थी? दुर्गा भाभी ने पहुंचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे नोट करोगे। तो इस तरह भैया एक दिन तय हुआ आपका 8 अप्रैल 1929, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929 क्या हुआ इस तारीख को? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, मीटिंग किसकी चलती थी? HSRA की। तो उस मीटिंग में तय हुआ कि भाई जो असेंबली है, जहां ये सब लोग बैठते हैं, विधान परिषद वाले लोग, वहां असेंबली में जाके बम फेंकना है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किस किस को चुना गया था HSRA की मीटिंग में? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। क्यों फेंका था बम? ऐसी क्या एकदम से हालात आ गए? तो दरअसल में 2 बिल थे। बिल मतलब आप लोग जानते हैं कानून। 2 कानून अंग्रेज लेकर के आए थे। एक था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल, लिखना, असेंबली में बम फेंका, पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। अब ये थे क्या दरअसल में? तो पब्लिक सेफ्टी बिल था, बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है किसी को भी, मतलब कोई धारा वगैरह दर्ज नहीं होगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और उसको क्या है, आप लोग अरेस्ट कर सकते हो बिना मुकदमे के।
हिरासत में लिया जा सकता था, मतलब जो भी शासन के खिलाफ है, अंग्रेजी शासन के। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, जो मजदूर हड़ताल कर रहे थे अपनी मांगों के लिए, भूखा मर रहा था उसमें देश का किसान, मजदूर हड़ताल के खिलाफ ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। तो इन दोनों बिल के लिए एचएसआरए की मीटिंग में यह तय किया गया, एचएसआरए की मीटिंग में यह तय किया गया। सबसे पहले तो तय किया, चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि भाई बॉम्ब मैं फेंकूंगा। भगत सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, बॉम्ब मैं फेंकूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अभी तुम्हें सैंडर्स की हत्या में खोजा जा रहा है। भगत सिंह ने कहा मुझको किसने देखा सैंडर्स की हत्या करते हुए, कोई गवाह थोड़ी है। हम तीन लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चौथा व्यक्ति था जो रैकी करने गया था, जयगोपाल। नाम याद है ना जयगोपाल का? बोले किसको पता है, चले जाएंगे, हम ही जाएंगे खुद। लेकिन तय क्या हुआ कि बॉम्ब ऐसी जगह फेंकना है जहां से किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, खाली जगह पर। और ऐसा बॉम्ब नहीं था जो इमारत उड़ा दे, बहुत हल्की विस्फोटक सामग्री का एक बॉम्ब जो सिर्फ आवाज करेगा, धुआं करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि केंद्रीय असेंबली में अंग्रेज ही थोड़ी थे, यहां साइमन कमीशन वाला जॉन साइमन बैठा हुआ था, नेहरू थे, मालवीय थे, और सुभाष चंद्र बोस इस असेंबली में बैठे हुए थे उस दिन। तो व्यक्तियों को तो मारना उद्देश्य नहीं था। यह क्या था? भगत सिंह ने कहा था कि यह बहरी सरकार है और इस बहरी सरकार को सुनाने का यही एकमात्र तरीका है। तो यह बॉम्ब की योजना बनाई गई और बॉम्ब फेंका इन्होंने केंद्रीय असेंबली में। ठीक है, गिरफ्तार किया गया और यह बात इन्होंने तय की कि हम अपनी गिरफ्तारी भी वहीं देंगे। अब गिरफ्तारी देंगे तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा यार तुम पागल तो नहीं हो, गिरफ्तारी देने का क्या मतलब है, निकल जाना वहां से। बोले नहीं, हम आना चाहते हैं निशाने पर, ताकि लोगों में भावना पहुंचे कि हाँ ये क्रांतिकारी है और ये काम कर रहे हैं और इस चीज के लिए कर रहे हैं। हम भाग जाएंगे तो चीजें दब जाएंगी, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। और कोई इतना बड़ा अपराध थोड़ी है जब किसी व्यक्ति की हानि ना हो। गिरफ्तारी अपनी दी, नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद। याद रख लेना, अपनी गिरफ्तारी दी और कौन सा नारा दिया था? गिरफ्तारी दी और नारा दिया। वो नारा क्या था? वो नारा था इंकलाब जिंदाबाद, बोले थे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कोई दिक्कत इस बात में? दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों की गिरफ्तारी हो गई। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई परेशानी? मुकदमा चला, भगत सिंह स्वयं, याद रख लेना, भगत सिंह ने, सरकारी वकील तो थे इनके हमेशा मुकदमों में आसफ अली, लेकिन भगत सिंह ने अपने मुकदमों की पैरवी हमेशा स्वयं की थी। भगत सिंह का कहना था कि मेरे जो विचार है मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, वो शब्द भी किसके होने चाहिए? मेरे होने चाहिए। तो मुकदमा चला, भगत सिंह ने कहा कोर्ट में खड़े होकर के कि मिलॉर्ड, जब कोई अपराध होता है तो आपराधिक परिभाषा के तौर पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति की नीयत क्या थी, व्यक्ति की नीयत क्या थी। और हमारी नीयत क्या थी? ऐसी सरकार जो उस समय किसानों का शोषण हो रहा है ना, मजदूर भूखे मर रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा रही है, इसके अधीन रहने वाले भारतीय जो नौकरी कर रहे हैं वो 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। ऐसी सरकार को जगाने के लिए हमने अगर एक मामूली सा विस्फोट कर दिया, उनको क्या उनके ध्यान केंद्रित हो इसलिए, तो ये किस तरह का अपराध हो गया? हमारी कोई नीयत, कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचे। क्यों जनरल डायर को आप लोगों ने दोषी नहीं बनाया? हजारों लोगों की हत्या का दोषी जनरल डायर क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने उसके पीछे उसकी मंशा देखी, आप लोगों ने बोला उसकी मंशा एक नौकरी की थी, वो एक नौकरी कर रहा था, आपने उसको क्या लाखों रुपए के भेंट पुरस्कार प्रदान किए। तो बहुत लंबा भाषण दिया, भगत सिंह ने बोला
जज क्या कहता है, सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था, जज ने बोला कि जो कोर्ट है वो ऐसी इमोशनल दलीलों को नहीं मानता, आपकी बातें भावनात्मक है। तो यहां बम फेंकने के लिए इन पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। अब धारा 307 भी नहीं जानते होगे आप, धारा 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, उसका दंड, हत्या के प्रयास का दंड 307 में बताया गया। जैसे धारा 302 आपकी हत्या के बारे में बताती है, धारा 124 है राजद्रोह, जो ब्रिटिश शासन के, देखो राष्ट्रद्रोह नाम की कोई चीज नहीं होती, राज्यद्रोह नाम की चीज होती है, और वो पुराना, उसको आज तक नहीं बदला गया। राजद्रोह का मतलब होता था जो वहां सम्राट बैठा है ना आपका इंग्लैंड में, उस सम्राट के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई जो उसको अच्छी ना लगे वो राजद्रोह है। आज भी है हमारे आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड आप पढ़ेंगे तो उसका जो धारा 124A है वो राज्यद्रोह को परिभाषित करती है। तो यहां देखोगे क्या बोला, अपनी गिरफ्तारी दी और नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। चलो भाई आगे एक बात नोट करना, मैंने क्या बोला, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को क्या हो गई थी, फांसी हुई थी। फांसी हुई, किस किस को फांसी हुई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में भी, इन शहीदों के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, कोई दिक्कत इतनी बात में? कहां हुई थी फांसी, लाहौर सेंट्रल जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई। लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी क्या, फांसी। कोई दिक्कत यहां तक की बात में? क्या बताया मैंने, इनके वकील कौन थे, सरकारी वकील आसफ अली, सरकारी वकील लिखना आसफ अली, ठीक है। जब ये जेल पहुंचे, असली कहानी अब की है तो फैक्चुअल बातें हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब ये जेल पहुंचे बच्चे, तो कैदियों के साथ भी स्थिति ठीक नहीं थी। जो राजनीतिक बंदी थे उनको इतना गंदा खाना दिया जाता था कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने बोला यार हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले ही तो लोग हैं, हमको इतना गंदा खाना क्यों? तो इनको जेल भेजा गया। कहां भेजा गया था? मैंने बोला फांसी तो इनको हुई लाहौर सेंट्रल जेल में, लेकिन जो इनको शुरुआत में भेजा गया था, शुरुआत में जो जेल थी इनकी, ये चीजें आप नोट मत करना, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो कहीं इधर। शुरुआत में ये कौन सी जेल में भेजे गए थे? मियांवाली जेल में, पंजाब में। वर्तमान में अगर देखोगे तो पाकिस्तान में पड़ता है यह क्षेत्र। तो शुरू में इनको तो भेजा गया था मियांवाली जेल, और आपका जो बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हुए थे, बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। समझ रहे हैं बात को? बहुत यातनाएं दी गई। कहते हैं कि इनको बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, और बर्फ की सिल्ली पर ऐसे लिटाया गया, कहते हैं भगत सिंह ऐसे लेटते थे जैसे किसी बिस्तर पर लेटे हों। कहते भगत सिंह को जब कौड़े मारे जाते तब भगत सिंह कौड़ों को ऐसे सहते थे जैसे बारिश की बूंदों को सह रहे हों। समझ रहे हो तुम? एक क्रांतिकारी भावना क्या थी। कहते जब इनके घावों पर अंग्रेज नमक लगाते थे तो वो ऐसे समझते थे जैसे तेल की एक मालिश उनके शरीर पर की जा रही है। बहुत अत्याचार अंग्रेजों ने किया। सेशन कोर्ट का फैसला पहले आ चुका था, धारा 307 का, है ना। इन्होंने कहां कर दी? अपील कर दी, हाई कोर्ट के लिए अपील करी। हाईकोर्ट मुकदमा पहुंच गया। वहां भी अपनी कवायद किसने की? अपना जो पक्ष था किसने रखा था? भगत सिंह ने रखा था। और भगत सिंह खुद चाहते थे, और यह तय हो चुका था, बाहर चंद्रशेखर आजाद तड़प रहे थे यार कि मैंने मना किया था कि अपनी गिरफ्तारी मत दो, अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। तो अभी तक जो फैसले सुनाए जा रहे हैं, ये फैसले सुनाए जा रहे हैं केंद्रीय असेंबली बम कांड के लिए। सैंडर्स की हत्या का अभी तक नाम भी नहीं है। सैंडर्स की हत्या से इस मुकदमे को बाद में जोड़ा, है ना। और यह चाल किसकी थी? यह चाल थी इरविन की, जिस इरविन की गांधी जी ने इतनी तारीफ की थी
इतना बढ़िया गवर्नर उसको बताया भारत का कि इससे शानदार गवर्नर तो भारत में कभी आया ही नहीं। तो नोट करना, क्या बोला मैंने? भगत सिंह का समाधि स्थल, भगत सिंह जी लगाओ तो सबसे अच्छा है, का समाधि स्थल कहां है? पंजाब में। कहां है समाधि स्थल? इनका समाधि स्थल है भैया पंजाब में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब ये जेल में गए थे, मियावाली जेल में, मियावाली जेल के बाद में इनको 7 दिन बाद ही लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां से एक बात याद रखनी है, तो कैदियों के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया और खाना खाना बंद कर दिया। भूख हड़ताल जेल में शुरू हुई। भूख हड़ताल की हुई कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए। तो वो जो भूख हड़ताल थी, याद रख लेना, जेल में क्या हुई थी? भूख हड़ताल। और उस भूख हड़ताल में मौत हुई थी जतिन दास की, जिनको हम जानते हैं किस नाम से? यतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जानते हैं। जतिन दास की मौत हो गई थी। ठीक है, किसकी मौत हुई? जतिन दास की। 63 दिन भूखे रहे थे, 63 दिन। लास्ट में तो खुद भगत सिंह जी ने भी अपील कर ली थी, भैया खाना खा लो। डॉक्टरों ने नली से प्रयास कर लिया था खाना भेजने का, खाया नहीं खाना, खाना खाया नहीं। भूख हड़ताल में अंग्रेजों ने जो जिनसे बन पड़ा वो किया। अंग्रेजों ने जो पानी था ना, उस पानी के लिए उन घड़ों में दूध भर दिया। बोले पानी तो पिएंगे तो पानी के सहारे दूध पिएंगे, पानी मत दो इनको, दूध भर दो। भगत सिंह ने आदेश दिया, घड़े फोड़ दो। पकवान भेजे गए, तमाम तरह के भोजन सबके लिए भेजे गए कि भाई कैसे ही इस हड़ताल को बंद करो, ये तो अंदर कैदी मर जाएंगे सारे। दिनों दिन हड़ताल चलती रही, है ना। और मौत हो गई लास्ट में किसकी? जतिन दास की। तो याद रख लेना, भूख हड़ताल जो थी जेल में, कौन सी जेल में थी? लाहौर सेंट्रल जेल में। ठीक है, और लाहौर सेंट्रल जेल नहीं, सॉरी, अगर मैं बात करूं तो दरअसल में जतिन दास, ये भूख हड़ताल चल रही थी। जतिन दास उस समय जब इनकी मौत हुई, जब शिफ्ट किया गया, तो इनकी मौत हुई थी बोस्टरल जेल में। बोस्टरल जेल, जेल का नाम था बोस्टरल जेल, लाहौर में ही थी बोस्टरल जेल। इनकी मौत हो गई। और मैंने आपको बताया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अन्य क्रांतिकारियों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ, इतनी पिटाई इनकी हुई कि जब हाईकोर्ट में इनकी अपील थी ना, तो स्ट्रेचर पर गए थे अपने मुकदमे के लिए, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। स्ट्रेचर पर डालकर लोगों ने देखा, क्रांतिकारियों ने, सबकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगत सिंह कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराहट का एक भाव, हमेशा मुस्कुराते रहते। भीड़ को देखा फिर मुस्कुराए, है ना। तो यहां बच्चे अब इंपॉर्टेंट बात आएगी कि जो वो मिथ हैं आपके, जैसे एक डेट लिखना आप लोग, 4 अक्टूबर 1930 ट्रिब्यून पत्र में लिखा। क्या लिखा था ट्रिब्यून पत्र में? 4 अक्टूबर 1930 को। कहते हैं इनके पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। माता थी इनकी विद्यावती कौर। दोनों नाम नोट कर लेना, भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर। इनके पिता को पता चला कि यार भगत सिंह को जो है सैंडर्स मामले में जो 307 का मुकदमा है, उसको अब हाई कोर्ट ने बदल दिया है, किसमें? 302 में, धारा 302, यानी हत्या का दंड, हत्या के दंड में। और इनको अब क्या है, एक बड़ी सजा होनी तय है। सबको पता था अंग्रेज अपनी इस मंशा में कामयाब होंगे। और भगत सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि इनकी जो कवायद होती थी ना कोर्ट में, उसको पत्रकार लिखते थे। ये दिन पर दिन क्या हो रहा था इनके लिए, एक जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लोग किसके फेवर में होते जा रहे थे? भगत सिंह की विचारधारा के में। और भगत सिंह चाहते भी यही थे कि मैं अगर कोर्ट में रहूंगा और मेरे द्वारा दी गई दलीलें, जो कि इन्होंने खुद दी, इनको पता था वकील वो बातें नहीं कह पाएगा, जनता के पास तक कौन सी बातें पहुंचनी जरूरी है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ट्रिब्यून पत्र में क्या लिखा?
तो जब इनको फांसी की सजा हो गई तो इनके पिता किशन सिंह ने कहा कि मैं एक पत्र लिखूंगा और पत्र लिखूंगा गवर्नर को भगत सिंह की फांसी जो ये लोग सजा देने जा रहे हैं उसकी माफी के लिए। रोते हुए किशन सिंह ने पत्र लिखा कि मेरा एक दिन का बच्चा भगत सिंह, मेरा कुछ दिन का बच्चा भगत सिंह, मेरा कुछ साल का बच्चा भगत सिंह इतना बड़ा हो गया कि अब फांसी जाएगा। तो माफीनामा लिख दिया। और इसकी खबर किसको पता चल गई? इसकी खबर चल गई भगत सिंह को। अपने पिताजी को बुलाया कि आप मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे चाचा मेरे प्रेरणा स्रोत, जिन लोगों से मैंने ये सीखा, जो मैं भारत माता इस मां भारती के लिए अपने जीवन को बलिदान करने जा रहा हूं, इसका दुख आपको है, आपको इसकी खुशी मनानी चाहिए। और मेरा हृदय आहत हुआ है आपके इन शब्दों से कि आप ऐसी सोच रखते हैं। तो 4 अक्टूबर 1930 ट्रिब्यून पत्र में इन्होंने लिखा कि मैं जो कह रहा हूं ना, इसको बाहर जाकर के प्रकाशित करवाना और लिखवाना, कि ताकि लोग ये जान पाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये खबर फैल जाए कि भगत सिंह अपनी माफीनामा अपने पिता के थ्रू लिखवा रहे हैं। नहीं, क्या लिखा था ट्रिब्यून पत्र में? ट्रिब्यून पत्र में लिखा कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। ये छोटे से शब्द लिख रहा हूं मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। तो दिक्कत यहां तक की बात में। तो ये कब लिखा इन्होंने? अपने पिता के एक्शन के बाद लिखा। यहां लिखना बटुकेश्वर दत्त, ऐसे ही बताता हूं, लिख लो यार। बटुकेश्वर दत्त भी तो थे। और बटुकेश्वर दत्त को भैया क्या हुआ था? बटुकेश्वर दत्त को हुआ आजीवन कारावास। इनको फांसी की सजा नहीं हुई थी, आजीवन कारावास हुआ। क्यों जी? ये भी तो उसी मामले में थे? नहीं, सैंडर्स वाले मामले में ये नहीं थे ना। ये सिर्फ किस में थे? ये थे आपके केंद्रीय बम असेंबली कांड में। समझ रहे? यहां समझना ध्यान से। बटुकेश्वर दत्त आजीवन कारावास हुआ तो भगत सिंह ने इनसे कहा था कि बटुकेश्वर यार, तुम जिंदे रहोगे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन लोगों को याद दिलाना कि हम लोग मरकर भी भारत मां के सम्मान को बचा सकते हैं, और जिंदे रहकर भी हम भारत मां के सम्मान को बचा सकते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त को क्या हुआ था? आजीवन कारावास हो गया था। अगली बात लिखो। मदन मोहन मालवीय ने जो उस समय बड़े समाज सुधारक थे, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भगत सिंह की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए चिट्ठियां लिखी थी। बदलने के लिए चिट्ठियां लिखी कि आजीवन कारावास हो जाना चाहिए और सजा ठीक नहीं है। अब भगत सिंह जेल में है। भगत सिंह कहां है? जेल में। और भगत सिंह के खिलाफ पता कितनी गवाही करवाई अंग्रेजों ने? 400 गवाही। अंग्रेजों पर जो इनके बस की हुआ वो इन्होंने इकट्ठा किया, वो गवाह तैयार किया। और भगत सिंह दिक्कत में तब आए, उनको परेशानी तब हुई जब जयपाल ने इनके खिलाफ गवाही दी। जयपाल है ना, सैंडर्स हत्याकांड में मैंने बोला था जो रैकी करने गया था। और एक ट्रिब्यून स्पेशली इरविन ने बनाया था, 3 जज थे उसमें, कि ये जो फैसले हैं ना इनके बारे में जनाक्रोश, जनता इनके फेवर में ज्यादा हो रही है, पहले इनका फैसला करो, इनको जल्द से जल्द फांसी सुनाओ। तो क्या बोला मैंने? मदन मोहन मालवीय ने भगत सिंह की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए चिट्ठियां लिखी। बात आएगी गांधी जी ने क्या प्रयास किया। बस एक यही प्रकरण आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। यहां ध्यान से लिखना। मदन मोहन मालवीय ने चिट्ठियां लिखी। भगत सिंह जेल में है भैया, भगत सिंह की बुक लिखें, भगत सिंह द्वारा लिखी पुस्तकें। भगत सिंह ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? एक तो आत्मकथा लिखी अपने बारे में,
आत्मकथा, जिसको पढ़कर मैं बहुत कुछ जान पाया, और इसी के शब्द लिखे हैं, आप लोग पढ़ना चाहें तो तरुण कुमार वाही ने। शायद कल आप हिंदी की क्लास देख रहे हो तो मैंने एक किताब उठा करके आप लोगों को दिखाई, वो किसकी किताब थी? तरुण कुमार वाही, भगत सिंह के ऊपर लिखी है स्पेशली। आत्मकथा बुक लिखी। स्वाधीनता, क्या बोलोगे? स्वाधीनता की लाइन में, स्वाधीनता की लाइन में, सॉरी लाइन नहीं लिखनी है, हमको शब्द लिखने चाहिए। स्वाधीनता मतलब अपने खुद के स्वशासन में, स्वाधीनता की लड़ाई में, लाइन नहीं करनी है, लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। द डोर टू, डोर मतलब दरवाजा, डोर टू डेथ, द डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आइडियल ऑफ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आइडियल ऑफ सोशलिज्म। कोई दिक्कत? ये किसकी पुस्तकें हैं? भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और एक लेख बड़ा इनका प्रचलित है, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। किसने लिखा? भगत सिंह ने लिखा। अब आ जाते हैं गांधी पर। गांधी ने क्या किया? 17 मार्च, 17 मार्च नहीं 17 फरवरी शुरू करते हैं लिखना। एक बात क्या लिखा? 17 फरवरी 1931 गांधी और इरविन की मुलाकात, गांधी और इरविन की मुलाकात। मुलाकात तय हुई और यह तय हुआ कि मुलाकातें 16 दिन तक लगातार चलेंगी। 16 दिन तक की लगातार जो बातचीत होगी, इसके तहत क्या किया गया था? गांधी इरविन समझौता किया गया था 5 मार्च को। तो 5 मार्च तक ये बैठकें लगातार चलती रही। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब गांधी पढ़ाऊंगा, कि गांधी की क्या मांगे थी। तो भारत के लिए थी कि ऐसे लोगों को कैद में ना रखा जाए, ऐसे लोगों की नौकरी ना छीनी जाए जो आपका देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? ऐसे बंदियों को छोड़ दिया जाए जो लोग हिंसा नहीं करते हैं, जबरदस्ती जेलों में ठूंस दिए गए हैं। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। और ये जो गांधी के चाटुकार हैं ना, कुछ लोग कहेंगे कि जी आपने गांधी को समझा नहीं। दरअसल में उन्होंने नहीं समझा, उनके दिमाग में एक कीड़ा सेट किया। गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक व्यक्ति नहीं है, और एक आध गलती तो हो जाती है। लोगों को पढ़ाया गया, बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, पढ़ाया, तो बच्चा क्यों नहीं बोलेगा? बच्चा क्यों नहीं बोलेगा? आप स्वयं तय करना, मैं अपने पास से कोई भी बात नहीं कहूंगा, सब कुछ एक एक बात सत्यापित है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हो जाता है? 17 फरवरी से गांधी इरविन की मुलाकातें शुरू हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। पत्रकारों का सम्मेलन हुआ, पत्रकार आए, पत्रकारों ने गांधी से पूछा कि इन 16 दिन की मुलाकात में इधर एक बंदी भगत सिंह है, उसके बारे में क्या बात हुई है? आपने उसका कोई पक्ष रखा या नहीं रखा? पता गांधी ने क्या कहा था? सर्वसम्मत है, गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा है। गांधी की मैगजीन थी यंग इंडिया, पढ़ना लेख कभी समय मिले तो गांधी ने स्वयं यह स्वीकार किया। गांधी ने कहा मेरे पास भगत सिंह का पक्ष रखने के लिए कोई औचित्य नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, कोई कारण नहीं था।
और ये जो गांधी इरविन समझौता था, ये कार्यकारिणी जो थी ना कांग्रेस की, इसने ये तय किया था कि जो गांधी इरविन समझौते की शर्तें होंगी, ये बिना इस स्लोगन को, बिना इस बात को, बिना भगत सिंह को जोड़े हुए ये गांधी इरविन समझौता होगा। मतलब भगत सिंह का नामो निशान भी नहीं था। अगर ये जनाधार चाहता तो भगत सिंह, क्योंकि गांधी जी तो भैया अहिंसा के पक्ष में थे, गांधी जी तो हिंसा को पसंद ही नहीं करते थे। गांधी जी क्यों पक्ष ले लेते? लोग ये नहीं कहते कि गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं हिंसा को, कौन पूजता? मतलब नामो निशान तक भी नहीं आया। और याद रख लेना, स्वयं इरविन का वो पत्र, इरविन ने क्या कहा जब इरविन से पूछा गया बाद में कि क्या गांधी जी ने कभी आपसे भगत सिंह के बारे में बात की? बोले हां, एक दिन बात की थी। एक दिन जाते जाते गांधी जी बोले थे कि मैंने सुना है भगत सिंह की फांसी की तिथि 24 मार्च तय हुई है। 23 मार्च को तो दी गई है फांसी, बच्चे तारीख तय थी 24 मार्च। तो उन्होंने कहा हां 24 मार्च तय हुई है। तो गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था 24 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होने वाला है। उस दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पद संभालेंगे। उस दिन तो बड़ी भाव भंगिमा जैसी स्थिति हो जाएगी, बड़ा लोग इसे दुख से जोड़ेंगे। ये शब्द थे गांधी जी के, है ना। एक पट्टाभी सीतारमैया, जिसको आप गांधी जी का पट्टा कह सकते हैं, जानते हो ना पट्टाभी सीतारमैया की सच्चाई क्या बताई थी मैंने आपको? चेला था ना। गांधी जी तो चाहते थे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ 1939 प्रचार किया था त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस पद के लिए कि पट्टाभी सीतारमैया हारेगा तो मेरी हार होगी। उसने एक वक्तव्य दिया कि गांधी जी ने तो रोज बात की थी, लेकिन इरविन ने यह कह दिया था कि जी मैं तो ऐसा कोई ये आधार ही नहीं देख पा रहा कि मैं भगत सिंह का पक्ष ले पाऊं। तो फिर गांधी जी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। है कोई बात? और इनकी तो जरूरत नहीं थी। भगत सिंह तो स्वयं चाहते थे उनको फांसी हो। वो ये चाहते थे कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो ये क्रांति की जो आग है ना, जैसा आप इस समय सुनकर के परेशान हो रहे होंगे, एक बेचारे युवा, कितनी उम्र है खुद सोचो, 1907 से 31, कोई उम्र है? एक प्रताड़नाएं झेल रहा है ना अंग्रेजी शासन के खिलाफ। क्या उसको फांसी से प्यार हो गया है? उसको पता है कि मुझे फांसी होगी तो बदलाव होगा, जिंदा रहूंगा तो इतना बदलाव नहीं होगा। और ये कांग्रेस के लोग, ये कार्यकारिणी क्यों सपोर्ट करती? इनको नहीं पता था कि ये लोग अगर भगत सिंह को बचाएंगे और भगत सिंह बाहर आएंगे तो ये जन आक्रोश भविष्य में ना किसी गांधी ना किसी नेहरू किसी की बात नहीं सुनेगा। ये सब लोग बात सुनेंगे भगत सिंह की। उस समय ये पॉपुलैरिटी थी भगत सिंह की। ये लोग कैसे आ जाने देते बाहर? नहीं आने दिया, कोई प्रयास ही नहीं हुआ। बच्चे गांधी जी को दिखाए ना लोगों ने काले झंडे, 3 घंटे अंदर कमरे में बैठकर गांधी ने समझा दिया लोगों को मेरे पास कोई आधार ही नहीं था। एक हत्याकांड था, हत्याकांड के लिए कोड था, अंग्रेजों ने कोड बनाया हुआ था, कैसे मेरे कहने से वो माफ कर देते? सबको समझा लिया। पत्रकार, क्या बात बताई मैंने? एक चीज नोट करना, यहां एक चीज नोट करना, क्या बोला मैंने? इनके दादा थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, भगत सिंह जी के दादा कौन है? अर्जुन सिंह इनके दादा थे। और फांसी की तारीख कितनी तय हुई थी? फांसी की तारीख तय हुई थी 24 मार्च। जनता को पता चल गया 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी होनी है। जनता लाहौर सेंट्रल जेल पर इकट्ठे होने लग गई। अंग्रेजों को लगा भैया लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें टूटेंगी और भगत सिंह को ये लोग ले जाएंगे। उधर चंद्रशेखर आजाद, मैंने बताया, प्लानिंग कर रहे थे कि इनको हम लेकर के जाएंगे। दादा अर्जुन सिंह आए, रो रहे हैं जेल में। एक दिन पहले मिले भगत सिंह से। मां आई विद्यावती कौर, रो रही है अपने बच्चे को, मेरा बच्चा फांसी झूलने जा रहा है। भगत सिंह ने एक बात कही थी, आंसू ना आ जाए ना बैठे हुए तो बात है। भगत सिंह ने एक बात कही थी, मां तू भी रो रही है? भगत सिंह की मां होकर रो रही है बेबे। तो भगत सिंह ने क्या, उसकी मां ने कहा था, मुझे दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि इस प्रकृति ने मुझे एक ही भगत सिंह क्यों दिया, मुझे 1000 भगत सिंह क्यों नहीं दिए?
तो 24 मार्च क्या थी 1931, ये फांसी की तारीख तय हुई, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि इस तारीख को क्या होगा, बवाल होगा शायद, तो इससे पहले ही फांसी दे दी जाए। तो एक दिन पहले, क्या बोलोगे, एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को, ताकि ये सब जो दबाव है इसको क्या है, खत्म कर दिया जाए। और 23 मार्च 1931 को फांसी इन्होंने एक दिन पहले दे दी। इनके पिताजी ने बताया था इनको, वो बोले कि भाई 24 मार्च को फांसी तय होनी निश्चित हुई है। और उधर जो कांग्रेस है, गांधी जी वो बात कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा है कि भाई जो है अगर फांसी देनी है तो फिर एक काम करो, अधिवेशन जो होना है ना, कराची अधिवेशन 1931 का, उससे पहले दे दो फांसी। तो भगत सिंह ने ये नहीं कहा था कांग्रेस की गलती है या उन लोगों को मुझे बचाना चाहिए। उन्होंने कहा था पिताजी गर्मियों से अच्छा है, जो आगे आने वाली गर्मियों ना, अब तो गर्मियां आने वाली है ना मार्च के बाद में, तो बोले इस जेल की गर्मियों से कहीं ज्यादा अच्छा है कि अभी फांसी दे दी जाए। चलो आगे नोट करो एक बात, चतर सिंह। चतर सिंह वो व्यक्ति है जिसने भगत सिंह को जाकर के कोठरी नंबर 14 में यह खबर दी कि आपकी फांसी आज होगी, कल नहीं होगी, आज के आज होगी। तो चतर सिंह को जब ये खबर मिली जेल प्रशासन, तो बोला जी ये गलत है, मैं इस बात को नहीं मानता। बोले तुम्हें खबर देनी पड़ेगी जाकर के, ऑर्डर है। तो ये चतर सिंह ने जाकर के बोला था कोठरी नंबर 14 में। और तो तब भगत सिंह ने क्या कहा था, बोलो, दिल से भी ना निकलेगी, दिल से भी ना निकलेगी वतन उल्फत, मेरे मरने से भी, मेरी मिट्टी से भी वतन खुशबू आएगी, वतन खुशबू आएगी। और एक लास्ट बात देख लो, भगत सिंह का आखिरी पत्र है, देखना, इसको पढ़ना आराम से। अंत में केवल यह कहना चाहते हैं, पंजाब के गवर्नर को लिखा था, आपकी अदालत के फैसले के अनुसार हम पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया गया है और इस प्रकार हम युद्ध के शाही कैदी हैं। अतएव हमें फांसी पर न लटकाकर गोली से उड़ाया जाना चाहिए। इसका निर्णय अब भी आपके ऊपर है कि जो अदालत ने निर्णय किया है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे या नहीं। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है और हमें पूर्ण आशा है कि आप कृपा कर फौजी महकमे को आज्ञा देकर हमारे प्राणदंड के लिए एक फौज या पलटन के कुछ जवान बुलवा लेंगे। अंतिम पत्र है, कब लिखा गया, आपका अंतिम समय मार्च 1931 में, और एक दिन पहले फांसी हो गई। जनता तो बाहर थी और चुपचाप ले जाकर के इनको रात में ये दहन मतलब जला रहे थे। तो वहीं रात को भीड़ पहुंच गई थी और भीड़ ने उन जो मतलब सैनिक थे उनको मार पीट करके भगा दिया। बाद में भगत सिंह को उन्होंने विधिवत पूर्वक उनका क्या किया था, दहन किया था। तो आशा करूंगा सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, क्या गांधी का पक्ष था, क्या किसका पक्ष था। और जो विश्लेषकों की राय है, यूट्यूब वीडियोज है, उनको आप देखते रहिए, है ना, और अपनी राय बनाते रहिए। क्या राय है, जो सच है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसको शीशे की तरह अपने दिमाग में उतार लो, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कल पढ़ेंगे हम सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के बारे में। अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।